स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका। अब हम बात करेंगे कि रीट में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो ध्यान रखिए, आपका नेम जो है वो करेक्टली फिल होना चाहिए, आपका जेंडर और फिर पिता का नाम। जैसे कईयों के फादर के नाम में सिंह आता है या कुमार आता है, तो उससे रिलेटेड आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट रहेगा 10th और 12th की आपकी मार्कशीट। फिर हम बात करते हैं मदर नेम। तो जो आपकी 10th 12th में नेम है, बाय मिस्टेक भी गलत हो गया तो सभी डॉक्यूमेंट्स में, इवन आधार कार्ड में भी सभी सेम रहना चाहिए। उसके बाद आपकी जन्म तिथि, वैसे तो जन्म प्रमाण पत्र होता है लेकिन इसके लिए भी 10th की मार्कशीट ही मान्य है। फिर है आयु। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 जनवरी 2023 तक की आयु, तो आपको उस अकॉर्डिंग, जैसे अगर आप 24 ईयर्स 7 मंथ के हो रहे हैं कुछ ऐसा, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फिल करना है। फिर बात करते हैं आपकी कैटेगरी की। तो यहाँ पे आपके लिए कैटेगरी आ जाएगी, डिफाइन हो जाएगी यहाँ पे कैटेगरी। जैसे सपोज़ आपकी कैटेगरी है EWS, तो आपको इसमें EWS फिल करना है। और यहाँ पे जैसे इन्होंने स्पेशली सेक्शन दिया हुआ है, जैसे अगर आप जनरल में EWS ऑब्वियसली हैं तो आपको यहाँ फिल कर देना सिंपली। फिर नेक्स्ट है विशेष दिव्यांगजन, बिकॉज़ ज़्यादातर ये नहीं होते हैं, तो आपको जैसे इसमें क्या करना है, जस्ट नो फिल कर देना है आपको इसमें। फिर है उप विशेष दिव्यांगजन, जैसे कुछ सब कैटेगरीज होती हैं तो वो इसके लिए है। अगर आप इसमें हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जस्ट उसी में से सेलेक्ट करना है। फिर है विशेष दिव्यांगजन, इनकी एक स्पेशल परसेंटेज होती है। मेन आया फिर धर्म या रिलीजन, जहाँ स्टार है वो आपको फिल करना कंपलसरी है। सो धर्म आपका जो भी है, जैसे सिखिज़म से हैं, हिंदुज़म से हैं, तो वो आपको फिल करना है। मैरिड हैं तो मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड हैं या फिर अगर आप डाइवोर्सी हैं, है ना, तो वो सारी इसमें फिल हो जाएंगी। नेक्स्ट इसमें आपके स्पाउस का नेम आएगा, यानी कि आपके जो हस्बैंड हैं उनका नेम आएगा इसी में। फिर क्या आपके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी है, तो जैसे कई मुस्लिम्स होते हैं तो उनमें ये होता है कि ज़्यादा वाइफ या होती हैं, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से जो पहले से जिसकी पहले से जीवित पत्नी है, तो ये उन्हीं के लिए है, ठीक है। ज़्यादातर इसके केस नहीं होते। फिर अगर आप मैरिड हैं तो आपके इसमें आपको मैरिज का रजिस्टर्ड नंबर डालना होगा। सपोज़ आपके पास नहीं है तो आपने जिस भी गुरुद्वारे या स्पेसिफिक जगह आपने शादी की है तो वहाँ आपका मैरिज का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आपको। उसके बाद है बोर्न बिफोर और बोर्न आफ्टर, ये बच्चों का है कि अगर आपके 2002 से पहले कोई बच्चे हैं तो उसका, और उसके बाद कोई हैं तो उनका आपको यहाँ पे जिक्र करना है। उसके बाद क्या आप अन्य राज्य से विवाह, यानी कि आप जैसे हरियाणा से उसके बाद राजस्थान राज्य में आई हैं और रह रही हैं, तो आपको यहाँ पे येस करना है। आपका ही कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा और जन आधार ID यहाँ पे आपको ऐड कर देनी है। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक ईमेल ID है तो वो आपको डालनी ही पड़ेगी, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन है कि आप राजस्थान के अनुसूचित, तो ट्राइबल एरिया जहाँ हम नहीं हैं उसमें, ठीक है, ज़्यादातर नहीं है, तो आपको यहाँ फिल कर देना है। टोटल 33 हैं अपने राज्य, उसमें से 30 तो नहीं है। फिर आपको यहाँ पे एड्रेस क्या करना है, मेरे हिसाब से आपको 1 एड्रेस ही फिल करना चाहिए जो आपके आधार कार्ड पे है, और ये लाइन्स ज़रूर 3 दे रखी है लेकिन ये एड्रेस एक माना जाएगा। आप जो भी राजस्थान, जैसे राजस्थान से हैं, बीकानेर है, उसमें कोई गांव है तो आप वो फिल कर देना। गांव नहीं भी है इनकेस तो आपका यहीं पे सिलेक्ट हो जाएगा। तहसील तो आ ही जाएगी, ठीक है। फिर पिन कोड आपका जो भी है और फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे अगेन फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर वापस पूछा परमानेंट रेजिडेंस, अगर आपका ऊपर वाला सेम है, जैसे इसको आप क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएंगे सारे बॉक्सेस। फिर है आपको राजस्थान राज्य वापस चुनना है, इसी में ये सारी चीज़ बंद हो जाएगी क्योंकि ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। बात करते हैं अधिवास विवरण की। आपकी नेशनैलिटी के बारे में ये पूछ रहे हैं आपसे, तो इंडियन आएगा यहाँ पे। गृह राज्य है, गृह जिला आपका पूछ रहे हैं, होम ब्लॉक्स पूछ रहे हैं, इसमें सारी आपकी एड्रेस आ जाएगा कि आप किस देश से हैं। और वैसे भी यहाँ पे नेक्स्ट एक लाइन है कि अगर आप दूसरे किसी कंट्री से यहाँ आए हैं तो ये बहुत कम चांसेस है। स्पेशल कैटेगरी या विशेष श्रेणी में ये एक्स सर्विसमैन्स के लिए है, अगर आपकी पहले कोई सर्विस थी और उसके बाद अगर आप कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी वाला आपको कोई नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, या आप किसी NCC के कैडेट में शिक्षक रहे हैं तो। फिर उसी के बाद क्या आप भूतपूर्व कैदी रहे हैं, तो इसी में, यानी कि अगर आपने कभी जेल की सज़ा काटी है तो उसके लिए आपको ये सब फिल करना होगा। अब अगर आप सपोज़ कोई रीट में ऑलरेडी है तो वो अपनी सीट, उसके इस बार मार्क्स अच्छे हैं तो भी आपको उसमें विवरण देना होगा कि आप लास्ट कहाँ जॉब कर रहे हैं, उसकी जॉइनिंग डेट वगैरह,
ठीक है। डेट ऑफ एनओसी उन्हीं के लिए है जिनकी ज्वाइनिंग पहले से है। अब क्या आपके परिवार की आय, तो यहाँ पे आय प्रमाण पत्र आप मान लीजिए, अगर आप येस कर रहे हैं या नो कर रहे हैं तो आय प्रमाण पत्र का होना बहुत आवश्यक है। एडिशनल कैटेगरी, अतिरिक्त श्रेणी के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, रिलीज इमरजेंसी, ये उनके लिए हैं जो इनके अलावा कोई कैटेगरीज़ में आते हैं। उसके बाद चरित्र सत्यापन, ये आपका कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, ये आपकी लास्ट डिग्री में के साथ आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा। फिर उसका कंप्लीट डिटेल आपको देनी होगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आई यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 10th की मार्कशीट के साथ जहाँ आपका बोर्ड का नाम, विषय का ग्रुप पूछा, रिज़ल्ट परिणाम पूछा, ईयर ऑफ पासिंग पूछा, ड्यूरेशन इन मंथ्स पूछा है, यहाँ पे महीनों में कितने महीने आपने वो पढ़ाई की है, कुल अंक पूछे हैं, सीजीपीए तो वो, फिर उनके सीजीपीए के मार्क्स ऑब्टेन पूछे, टोटल कितने थे और आपको कितने मिले। फिर सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे परसेंटेज के बाद आपकी एडमिशन डेट, जिसके लिए आपको चक्कर लगाने पड़े, और फिर पासिंग डेट। ऐसे ही आपको 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि कईयों ने नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे स्टार नहीं है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 5th कैटेगरी, जो कि होगी आपकी बीएड या फिर बीएसटीसी के लिए, और लास्ट है यहाँ पे रीड के लिए। बात करते हैं कि अगर आप सर्विस कमीशन में पहले से हैं, क्या किसी भी बोर्ड लोक सेवा के अनुसूचित, अगर सपोज़ करो कि आपने कोई चीटिंग का साधन लिया है ना, तो वो उस पर सुनवाई हुई या नहीं, तो वो सब कुछ इसमें आता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके जो ग्रेजुएशन में थे आपको वो फिल करने होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपकी लैंग्वेजेस जो रीट में थी आपको वो फिल करनी होगी। यहाँ पे आपका मीडियम क्या था, दोनों मीडियम बताने हैं आपको। आपने बीएससी या बीए में कितनी, कौन से हिंदी या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की, और फिर पोस्ट ग्रेजुएट में आपकी किस मीडियम से पढ़ाई है, ठीक है। इसी के बाद आपकी परसेंटेज की कैलकुलेशन की गणना की है, 90%, 10% आपकी एजुकेशन का, और यहाँ पे तो ये सब होने के बाद आपकी 50 KB साइज़ की एक फ़ोटो मांगी जाती है, जो कि 50 KB to 100 KB हो, और सिग्नेचर जो आपने रीड के फॉर्म के साथ किए थे वो भी, ठीक है। और बॉडी मार्क अगर कोई है वो आपको फिल करना है। इसके अलावा आपको आय प्रमाण पत्र, जैसे कि मैंने बोल ही दिया, आय प्रमाण पत्र ज़रूर होना चाहिए आपके पास, और आय प्रमाण पत्र के साथ आपका जो भी कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। और उसके अलावा आपके पास जितने भी आपने ये लिखे हैं ना प्रवेश दिनांक, उसका कोई ना कोई सबूत होना चाहिए, या तो कोई रिसीट हो जाए आपके पास, या फिर आप उसकी कोई टीसी वगैरह हो, और एक चरित्र प्रमाण पत्र ज़रूर लास्ट वाला होना चाहिए। इसी के साथ आपकी डिग्रीज़ भी होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, मान लो बीएड की है, बीए, तो आपको चाहे बीकानेर तक जाना पड़े, आपको डिग्री लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। और गुड लक, मैं चाहती हूँ सबका सिलेक्शन हो, जो इसमें मेहनती अभिभावकगण हैं उनके बच्चों का। थैंक यू सो मच।